अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आम इंतखाबात के आगाज में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। नई आने वाली हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा खारजा पॉलिसी। हमसाया मुल्क और अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, इसी पर हम बात करेंगे वाशिंगटन के तजज़ियाकारों से आज के शो में। प्रोग्राम में शामिल रिपोर्ट्स पर भी एक नज़र डालते हैं। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मुदाखलत का तासुर कितना दुरुस्त है, उस हिसाब से जॉब्स नहीं हैं यूथ के, और नौजवान वोटर की सियासी जमातों से तवक्कुआ। पाकिस्तान में कल अवाम फैसला करेंगे कि वो मुल्क की बागडोर किसके हाथ में देना चाहते हैं। अमूमन वोटर्स अपना इंतखाब मकामी मसाइल को मद्देनजर रखकर करते हैं, न कि खारजा अमूर को, और ऐसा दुनिया के दीगर मुल्कों में भी होता है। पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातों PTI, PPP और PML नून के अगर मंशूर उठाकर देखें तो खारजा पॉलिसी को काफ़ी नीचे जगह दी गई। लेकिन सच ये है कि नई हुकूमत और मुल्क दोनों की कामयाबी का इन्हिसार बड़ी हद तक इस पर होगा कि अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ाए जाते हैं। तो इसी को मौजू बनाएंगे हम आज के शो में। और इस वक्त मेरे साथ हैं अटलांटिक काउंसिल के साउथ एशिया सेंटर के डायरेक्टर भरत गोपालस्वामी। भरत, वेलकम टू व्यू 360। आपको हम अक्सर इस प्रोग्राम में लेते रहते हैं और हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात की। अब एक टर्निंग पॉइंट आने लगा है। दूसरी मरतबा पाकिस्तान में जमहूरी तौर पर डेमोक्रेटिकली एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को इक़्तिदार देगी। अमेरिका के साथ अगर हम रिलेशन इस वक्त देखते हैं, ऑलमोस्ट $2 बिलियन की रीइंबर्समेंट्स और एड जो है वो इस वक्त रुका हुआ है। बहुत प्रेशर है पाकिस्तान की नई आने वाली गवर्नमेंट पे। क्या कोई तरीका है कि इन ताल्लुकात को नए तरीके से डिफ़ाइन किया जा सके या बेहतर तरीके से डिफ़ाइन किया जा सके? ठीक है, एक तरह से देखें तो ये बहुत बधाई देने वाली बात है कि जब भी किधर भी दुनिया में कोई भी कोने में सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी जो होता है वो बधाई देने वाली बात है। पाकिस्तान के इलेक्शन चुनाव आ रही है, चुनाव लड़ रहे हैं। डिस्पाइट ऑल द रिपोर्ट्स ये यकीन करते हैं लोग कि ये मिलिट्री का हाथ है इसमें, बट ऑल दैट असाइड ये अच्छा मौका है, एक बड़ा मोमेंट, एक बड़ा मौका है, मोमेंट है कि इलेक्शंस जितनी पीसफुल, स्मूथ, नॉन इंटरफियरिंग चले वो बहुत बड़ा अच्छा मौका है। वो पाकिस्तान की इंटरनल मामला है। अभी जो भी सरकार आएगी पाकिस्तान में उसको अमेरिका से अपना रिश्ता बनाना होगा, और अमेरिका के रिश्ता जो भी बनाएंगे ख़ासतर पाकिस्तान पर डिपेंड करेगा, बट ऑल्सो अमेरिका पर भी डिपेंड करेगा। दोनों के लिए ये मौका है कि ये रिश्ता को कैसे जोड़े। बट लार्जली हमारे जो एनालिस्ट की बिल यकीन है, अक्रॉस यकीन है, अमेरिका की जो फाइल पड़ी है वो मिलिट्री के पास पड़ी है, और वो पाकिस्तान की परमानेंट या कंटिन्यूस एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। मतलब ये कि पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं वो सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हैं। और इसके बारे में हम थोड़ा आगे चलकर भी बात करेंगे। लेकिन जब हम इन ताल्लुकात को ओवरऑल मैनेज करने की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो अमेरिका पाकिस्तान से चाहता है और कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अमेरिका से चाहता है। रियलिस्टिकली पाकिस्तान की हुकूमत क्या डिलीवर करके दे सकती है अमेरिका को? देखिए, हमारी बहुत बड़ी जंग है अफ़गानिस्तान, बहुत बड़ा मसला है अफ़गानिस्तान। हमारे बीच में लव हेट रिलेशनशिप है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान अमेरिका और ये प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते हैं अफ़गानिस्तान में प्रोग्रेस चाहते हैं। वो प्रोग्रेस जो भी हो, कंडीशंस ऑन द ग्राउंड, अभी अफ़गानिस्तान में भी चुनाव आने वाले हैं, तो ये सब में पाकिस्तान की मदद चाहते होंगे। एक साल होने वाला है ट्रंप इंतज़ामिया की अफ़गान पॉलिसी को और साउथ एशिया पॉलिसी को। क्या देख रहे हैं आप? कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आए हैं जिनसे पाकिस्तान को और अमेरिका दोनों को ये लगे कि ये स्ट्रैटेजी सही तौर पे काम करे और इसी को आगे बढ़ाना चाहिए? हमारी स्ट्रैटेजी ने क्या कहा था, इस बार टाइम नहीं बट कंडीशंस ऑन द ग्राउंड। जब बाहर से देखे तो कंडीशंस ऑन द ग्राउंड लार्जली मेरे लिए इम्प्रूव नहीं हुए। इनफैक्ट मोर अनसर्टेनिटी हुआ है अफ़गानिस्तान में, मोर ज़्यादातर आदमी मारे गए हैं। आम शहरियों की जो हलाकतें हैं वो पिछले साल से ज़्यादा हुई हैं। 1692 इस दफ़ा हमने देखा है। करेक्ट। और हमने ये भी नहीं डिफ़ाइन किया कि हमें विक्ट्री का मतलब क्या है, या जीत का मतलब क्या है, उसकी मैट्रिक्स क्या है, कैसे हम मेशर करेंगे। जब ये सब ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहेगा
तो तब तक ये बहस रहती होगी, आपने ये किया, हमने ये किया, तुमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, और जब तक वो सब ओपन एंडेड रहेगी। परहैप्स आपकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है मिलिट्री गवर्नमेंट से रिकनसाइल कर सकती है कि चलो ये सब इन स्ट्रिक्ट टर्म्स डिफाइन करे कि ये विक्ट्री कैसे दिखती है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी डिलीवरेबल्स क्या है, और हम क्या इनको बोल सके, और उसको वो बात को इसको एग्जीक्यूट करके भी देखा जाए। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताएं, इस वक्त हम देख रहे हैं, आज की खबर ये है कि सऊदी अरब, अफगानिस्तान और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और हाई रैंकिंग अमेरिकन ऑफिशियल्स यूएई में मुलाकात कर रहे हैं और अफगानिस्तान के बारे में ही वहाँ पे बातचीत भी हो रही है। दूसरी हमने देखा इस हफ्ते खबरें ये आनी शुरू हुई कि हो सकता है कि अमेरिका डायरेक्टली भी तालिबान ऑफिशियल्स के साथ अब टॉक्स कर रहा हो। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने भी इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी, तालिबान ऑफिशियल्स ने भी इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी, लेकिन खबरें ये वाशिंगटन में swirl कर रही हैं। ये पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले दौर में पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया जाए इस प्रोसेस और पाकिस्तान का रोल कम होता जाए, क्या ये उस तरफ हम बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान का रोल कम किया गया है या पाकिस्तान को मार्जिनलाइज किया जाएगा, क्योंकि नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान टाइम एंड अगेन हैज शोन कि उसको मार्जिनलाइज नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर है, बट ये रिकग्निशन आए हैं सब ब्यूरो में अंदर कि देयर इज़ एक ग्रेटर रोल सऊदी अरेबिया, यूएई ये सब खेल सकती है, और यूएस अपनी लेवरेज उनके ऊपर एग्जर्ट कर रही है कि हम आपको मिडल ईस्ट में और जगह में सपोर्ट करें, ठीक है, और आप हमें इधर आपका सपोर्ट लेंड करें, क्योंकि आपके इनके पास जो पाकिस्तान के ऊपर लेवरेज है वो आप हमें दे दीजिए। ग्रेटर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, सो टू स्पीक। और भरत गोपाल स्वामी ने जिक्र किया था कि जहां तक फॉरेन रिलेशंस की और ख़ास तौर पे अमेरिका और अफगानिस्तान की बात है तो फाइल सिविलियन गवर्नमेंट के पास नहीं है। पाकिस्तान में भी इन दिनों ये तासुर आम है कि इलेक्शन को गैर जमहूरी क़ुव्वतें मुतासिर करने की कोशिश कर रही हैं। ताबंदा नईम ने इंतखाबी अमल का जायज़ा लेने वाले 2 गैर जानिबदार इदारों के सरबराहों और कुछ वोटर से इसी बारे में बात की। आइए देखते हैं इस्लामाबाद से उनकी ये रिपोर्ट। ये मिस परसेप्शन है, क्योंकि हम लोग जो एक आज़ादाना जो ऑब्जर्वर्स हैं, मुशाहदाकार हैं, हम तो देखते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। तो अगर आप एक मैट्रिक्स बनाएं, उसमें देखें कितने लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, पीटीआई के, कितने नून के, कितने पीपल्स पार्टी के, तो शायद आप हैरान होंगी कि शायद नून के उतने लोग नहीं हुए जितने दूसरे किसी पार्टी के हुए हैं। लेकिन ये जो नैरेटिव है जो हमें ग्राउंड से मिल रहा है और जो उनकी लीडरशिप कह रही है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मसलन अगर आप PMLN और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान देखें तो कोई तालमेल नहीं बनता जो लीडरशिप कह रही है और जो उनके ऑफिस बेरर जो हैं मुख्तलिफ 130 अजला से जो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, लीडर कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल नहीं है। तो इससे हम बहुत सारे नतीजे निकाल सकते हैं, लेकिन लगता ये है कि जो पार्टियों के ऑफिस बेरर हैं जो उन्हीं के नामजद करते हैं, गालिबन उन्होंने अपनी लीडरशिप का जो नैरेटिव है उसको शायद अडॉप्ट नहीं किया या उनके दरमियान कोई चैनल्स नहीं है। लेकिन जो 3 मेजर फैक्टर्स जो पिलडैट की अपनी स्टडी थी प्री पोल फेयरनेस के हवाले से जो असेसमेंट्स थी, वो ये थी कि जो 3 फैक्टर्स बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहे हैं प्री पोल फेयरनेस को, वो है जुडिशरी, सॉर्ट ऑफ पार्टिजान अकाउंटेबिलिटी जो नैब की तरफ से हो रही है। आपको लगता है कि एक ही पार्टी को या जो टारगेट हो रही हैं जुडिशरी की तरफ से भी और जो नैब की तरफ से भी, और फिर ये कि जो एक प्रोनाउंस्ड किरदार है फ़ौज का, जो स्टेटमेंट्स तो बहुत अच्छी आती हैं कि हम बिल्कुल विल डू फॉलो द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ और जो हमें कहा जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन एक आपको दरपर्दा इन्फ्लुएंसिंग नज़र आती है। फिर मीडिया का जो किरदार है, अब ये जो हो रही है मीडिया की मैनिपुलेशन, ये दरपर्दा है, इसको आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आपको विस्पर्स भी नज़र आती हैं, स्टोरीज भी नज़र आती हैं, लोग प्राइवेटली आपसे बात भी करते हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि ये किसी एक हेड ऑफ स्टेट से या किसी एक जगह से ये फ्लो करके आ रहा है मीडिया को मज़ल करने का प्रोसेस। सो हो जो रहा है आप उसको बज़ाहिर देखें, ओपनली देखें, किसी चीज़ को ट्रैक करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल है। राइट, रिपोर्ट हमने देखी। भरत, अब कुछ थोड़ी सी बात करते हैं हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की।
प्रेशर तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे तब भी पड़ने लग जाता है जब वो इंडिया के साथ किसी किस्म के ओवरचर्स वो करते हैं, और ख़ासतौर पर हमने देखा कि शरीफ हुकूमत को माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस हवाले से बहुत टेंशन का भी सामना करना पड़ा। मैं तीनों पार्टीज़ के जो मेजर पार्टीज़ हैं पाकिस्तान के, उनके मंशूर देख रही थी, जो मैनिफेस्टो है, और तीनों ने ये लिखा कि हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। डायलॉग की बात उन्होंने की। कश्मीर इशू तीनों पार्टीज़ ने कहा कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली हुकूमत को भारत के साथ ताल्लुकात के मामले में किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा बॉलीवुड मूवी है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। किन चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं? आपके पास कश्मीर है, आपके पास टेररिज्म है, आपके पास ट्रेड है, ये सब बर्निंग इश्यूज़ है। आप दोनों एट द एंड ऑफ द डे आपके दोनों के पास न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, तो ये सब ही सारे इम्पॉर्टेंट है। प्लस आप तो नेबर्स हो, आप कैसे भी रिलेशंस बने, आप एक दूसरे के साथ जीना है आपके एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, लेकिन पहले किस बारे में बात करनी शुरू करें? क्योंकि पाकिस्तान जब मुज़ाकरात की टेबल पे आता है तो कश्मीर उसके लिए एक बड़ा इशू होता है। भारत कहता है कश्मीर पे कोई बात ही नहीं करनी, टेररिज्म से पहले बात करनी शुरू करें। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों की जो कंडीशंस हैं वो ही टॉक्स की आपस में डिसाइड नहीं टू सम एक्सटेंट हो पा रही। तो इस डेडलॉक के बियॉन्ड कैसे जाया जाए, इसके पास कैसे किया जाए, इसको पास कैसे करें? ये देखिए, आपको एक साल में इंडिया का भी इलेक्शंस आने वाला है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी नॉट द ईजीएस्ट इशू टू सॉर्ट आउट। और ये तो दिस इज़ अ स्टेलमेट, ऑलराइट, दिस इज़ अ स्टेलमेट एंड दिस विल बी एन इलेक्शन इशू इन इंडिया। सो राइट, पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतल्लिक़ ख़बरों और सरगर्मियों के बारे में मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और हमारी वेबसाइट पे हमने इलेक्शन 2018 के नाम से आपके लिए एक हिस्सा भी तश्कील दिया है जहां सारी मालूमात आपको एक ही क्लिक के ज़रिए मिल सकती हैं। और पाकिस्तान की नई आने वाली हुकूमत को दरपेश खारजा पॉलिसी मामलात पे हम मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। पहले आइए एक नज़र डालते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों पर हमारे सेगमेंट वर्ल्ड व्यू में। यूनानी दारुल-हुकूमत एथेंस के नवाह के सियाहती मुकाम पर भड़क उठने वाली जंगल की आग से अब तक कम से कम 50 अफराद की हलाकत और 150 के जख्मी होने की इतलात हैं। आग तकरीबन 50 किलोमीटर रकबे तक फैल चुकी है। यूनानी फायर ब्रिगेड की तर्जुमान के मुताबिक आग बड़े रकबे पर फैल जाने के बाइस यूरोपीय ममालिक से मदद की अपील की गई है। मुकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कहा गया है। शुमाली कोरिया ने अपने मिसाइल तजुर्बात के एक अहम तनसीब का इन्हदाम शुरू कर दिया है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक शुमाली कोरिया में बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों की तजुर्बात की एक अहम तनसीब को नकारा बनाया जा रहा है। अभी तक इन खबरों की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जून में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की गैर मामूली मुलाकात के बाद होने वाली ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। इसराइल में यहूदियों के मुक़द्दस मुकाम मगरबी दीवार या दीवार गिरिया के एक हिस्से को इबादत के लिए आने वालों के लिए उस वक्त बंद कर दिया गया जब दीवार से एक बड़ा पत्थर टूट कर गिरा। एक खातून इस पत्थर से बाल बाल बची। यरूशलेम के मेयर के मुताबिक पत्थर तकरीबन 100 किलोग्राम वजनी था। इसराइली आसार कदीमा के सरबराह का कहना है कि दीवार पुरानी हो चुकी है और इस पर पौधे उगने और नमी की वजह से पत्थर गिरा है, जो दोबारा भी हो सकता है। आज के शो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की नए आने वाली हुकूमत को दरपेश खारजा पॉलिसी चैलेंजेस के बारे में, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुईद यूसुफ ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक सीनियर तज्जियाकार हैं। मुईद, वेलकम टू व्यू 360। आप कहने से पहले भरत ने एक बात की कि पाकिस्तान की जो अहम मामलात हैं अमरीका के साथ, भारत अफगानिस्तान के साथ, उनकी फ़ाइलें सिविलियन गवर्नमेंट के पास नहीं हैं। मैं मैनिफेस्टोज अगर बताऊं पीटीआई, पीपीपी और पीएमएलएन के, तो पीटीआई ने एक दिलचस्प बात की कि वो एक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन सेल बनाना चाहते हैं जो पीएम के अंडर होगा। पीपीपी ने भी कहा कि हम एक क्लोज़र रिलेशनशिप डिफेंस और पार्लियामेंट्री इदारों के दरमियान कायम करना चाहते हैं, और पीएमएलएन ने भी कहा कि जी इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो भी नई हुकूमत आएगी कितनी फ्री होगी, वो कितनी स्पेस होगी उसके पास फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करने की? देखिए, इसमें दो चीज़ें, इस जो तारीख़ी मामला है या इस वक्त जहाँ हालात हैं उसमें तो ये अकाउंट फ़ौज के पास है, सिविलियंस के पास नहीं है। अगर भारत ने ये बात की तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल ये है कि आपने इसको ट्रांजिशन कैसे करना है, आपने उस तरफ कैसे जाना है जहाँ सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जो है वो ख़त्म हो। इसमें दो राय हैं। एक राय ये है कि फ़ौज का काम जंग, फ़ौज का काम अपनी सरहदों को डिफेंड करना, फ़ौज का काम सिक्योरिटी, और सिविलियंस का काम गवर्नेंस और फॉरेन पॉलिसी। स्टेटस को पावर इंस्टीट्यूशन जो होता है
جو یہ کام کر رہا ہے اتنی دیر سے، جو بھی وجہ اس کی، وہ اپنی مرضی سے آ کے آپ کو کبھی بھی دنیا میں کہیں یہ نہیں کہتا کہ میری ساری جو طاقتیں ہیں وہ آپ لے لیں اور میں اپنے گھر کو چلا، یہ نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سویلینز جو ہیں وہ سیکیورٹی سپیس میں اور زیادہ سنجیدہ ہو جائیں، اپنے ایسے عہدیدار لے کے آئیں جن کو سیکیورٹی سپیس کی معلومات ہیں، جو اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ فوج کے ساتھ مل کے ایک پروسیس بنائیں جس سے یہ ٹرانزیشن کچھ سالوں میں، کچھ برسوں میں جا کے مکمل ہوگی۔ ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سول ملٹری ٹینشن رہتی ہے، اور یہ جو ابھی میاں نواز شریف صاحب اور فوج کے درمیان بالکل اوپن ایک جو ہے وہ مڈ سلنگنگ کا میچ ہوتا رہا اتنی دیر، یہ معاملہ اسی لیے ہے۔ دیکھیے آپ نے 5 سال فارن منسٹر تو لگایا کوئی نہیں، دوسری طرف فوج جو ہے وہ اثر رسوخ رکھتی ہے اس فائل کو چلانے کا، تو آپ کس طرح اس معاملے کو اکٹھا کریں گے؟ تو اس میں جو ڈیبیٹ ہے، بحث ہے، میرے نزدیک ایک بحث وہ ہے جو بالکل یہ ہے کہ جی صحیح چیز کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو صحیح تو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ سویلین جو ہے سارا فیصلہ کرے اور فوج جو ہے وہ اپنا سیکیورٹی کا کام کرے۔ پاکستان میں جو معاملہ ہے اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی وایا میڈیا نکالنا ہے جس میں دونوں مل کے یہ فیصلہ کریں کہ سویلین سائڈ کو مضبوط کرنا ہے سیکیورٹی اور فارن پالیسی پہ، اور پھر یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ سویلینز کے پاس ہوگی۔ تو کوئی نہ کوئی کوارڈینیشن کا طریقہ جو ہے اگلی حکومت کو نکالنا ہے۔ یہ صرف پریٹینڈ کرنے سے، یہ بات کہنے سے کہ ہم جو ہیں یہ سارا کچھ سنبھال لیں گے، نہیں ہونے لگا۔ اور نہ ہی یہ ہے کہ جو فوج کی اگر بات ہے کہ جی نہیں یہ سارا کچھ سویلینز کی غلطی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ دونوں کو مل کے جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے چلنا کس طرح ہے، اور یہ امپرفیکٹ ہوگا، یہ بالکل اس طرح نہیں ہوگا جیسے ایک مغربی جمہوریت میں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ پروسیس تبدیل ہوگا۔ ہم اگر یہ بات کرتے ہیں جبکہ اس پروسیس کو، اور خاص طور پہ پی 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 کی ایک چیز مجھے اور انٹرسٹنگ لگی، انہوں نے کہا کہ جی انسٹیٹیوشنل جو اوور سائٹ ہے اس کو امپروو کریں گے، خاص طور پہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر کی۔ جہاں تک فوج کے ایکسپینسز کی بات آتی ہے، پاکستان کے بجٹ میں سب سے زیادہ بڑا حصہ اسی کا ہے۔ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے نئی آنے والی حکومت سے کہ وہ یہاں پہ کوئی وگل روم نکال سکے گی؟ دیکھیے بات پھر وہیں آ جاتی ہے، آپ نے اگر ایک پروسیس کو چینج کرنا ہے تو دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ پہلی چیز آپ نے بحیثیت پاکستان حکومت یہ دیکھنی ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے، کوئی ایسا اقدام نہ ہو جس سے پاکستان کا نقصان ہو۔ تو اگر صرف سول ملٹری کی لڑائی ہو جانی ہے، اس طرح کے معاملہ، بالکل ترکی میں اگر آپ مثال لے لیں، اردوغان صاحب نے ترکی کی اکانومی جو ہے وہ دنیا کی 20 بڑی اکانومیز میں اس کو لے گئے، اس کے بعد فوج سے جس طرح ان کی لڑائی ہوئی تو ایک کو کی طرف معاملہ چلا گیا، وہ بھی کوئی حل نہیں ہے۔ دوسری طرف بات یہ کہ اگر آپ نے اوور سائٹ لانی ہے تو تب ضرور آ سکتی ہے جب آپ کی گورننس اس لیول پہ ہو کہ آپ کے ساتھ آپ کے لوگ کھڑے ہوں، آپ آہستہ آہستہ انسٹیٹیوشنز کو تبدیل کریں۔ اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ کوئی کوارڈینیشن کا طریقہ نکالیں جس سے آپ یہ ٹرانزیشن سموتھلی کر سکیں۔ اگر آپ نے آتے ہی کوئی کوشش ایسی کی کہ یہ بالکل معاملہ جو ہے بس اب یہ دوسری طرف جانا چاہیے، تو وہ پھر سے کوئی نہ کوئی اس میں لڑائی، کوئی نہ کوئی جھگڑا شروع ہو جائے۔ اور پبلک کا اپنا بھی جو ٹرسٹ ہے ان اداروں میں وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے، پبلک ان کو کیسے اپروچ کرتی ہے۔ بھرت ہمیں ایک رپورٹ کی طرف جانا ہوگا، لیکن وہاں سے آ کے ہم پھر اسی موضوع کے بارے میں تھوڑی مزید بات کریں گے۔ پاکستان اپنی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پہ اس وقت کھڑا ہے جب اس کی آبادی کا بیشتر حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بہت بڑا سرمایہ ہے یہ، اگر اسے درست طریقے سے استعمال کیا جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو نہ صرف ملک ترقی کا ایک نادر موقع کھو دے گا بلکہ مزید مشکلات کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں نوجوانوں کو اپنی جانب توجہ دینے کے لیے بہت سے منصوبوں کا اعلان تو کر چکی ہیں، لیکن واشنگٹن میں کیا رائے پائی جاتی ہے ان منصوبوں کے بارے میں، اسی حوالے سے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے نیلوفر مغل نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سجاد حسین کا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے اور وہ 1 سال پہلے تعلیم حاصل کرنے امریکہ آئے ہیں۔ وہ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا کی ایک یونیورسٹی میں طالب علم ہیں۔ یوتھ کے مسائل تو بے تحاشا ہیں، جس حساب سے یوتھ بلج آ رہا ہے اس حساب سے جابس نہیں ہیں یوتھ کے پاس، تو وہ امپلائمنٹ جو ہے ایک ڈیسائسو فیکٹر ہے یوتھ کے لیے۔ آج پاکستان کی آبادی میں جتنے نوجوان ہیں ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے مطابق ملک کی 64% سے زیادہ آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ انتخابات کے زاویے سے دیکھیں تو پاکستان میں 18 سے 35 سال کے تقریباً 4 کروڑ رجسٹر ووٹرز ہیں۔ پروفیسر عادل نجم یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی پاکستان میں نوجوانوں سے متعلق ایک رپورٹ کے مصنفین میں سے ہیں۔ وہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ایک ایسے ہی مکالمے میں شریک تھے۔ پاکستان کے نوجوان کو اب اگنور نہیں کر سکتی، کیونکہ نوجوان آپ کے ملک کی اکثریت ہو چکی ہے۔ جو بھی حکومت آئے گی اس کا سب سے بڑا چیلنج، جو 3 بڑے چیلنج ہم نے کیے، ایک روزگار کا مسئلہ، دوسرا تعلیم کا مسئلہ، اور تیسرا جس کو ہم شمولیت یا انگیجمنٹ کہتے ہیں۔ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے انتخابی منشور میں نوجوانوں کے مسائل پر منصوبے شامل کیے ہیں۔
PTI का कहना है कि वो आइंदा 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी। PMLN का कहना है कि वो तालीम की मद में GDP का 4% मुख्तस करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो नौजवानों के लिए तरक्की के मौके फराहम करेगी। लेकिन क्या ये वादे पूरे भी होंगे? बहुत से नौजवान इस बारे में शुबहात रखते हैं। In our political system, they don't concern about the young generations. मैं बिल्कुल एतमाद नहीं रखती हूँ पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि जब वो सीट पे आते हैं तो वो तमाम वादे भूल जाते हैं जो उन्होंने आवाम के साथ किया होता है। और इन इंतखाबी वादों पर शुकूक सिर्फ ये नौजवान ही नहीं रखते। जो मैनिफेस्टोज़ हैं एक लिहाज से वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो यूथ के भी कंसर्न्स हैं। लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बात है, मैनिफेस्टोज़ में बिल्कुल ये जिक्र नहीं है कि वो एग्जैक्टली यूथ के लिए क्या करेंगे और क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। सियासी जमातें नई हो या पुरानी, सियासतदान आज़ाद हो या किसी पार्टी से मुंसलिक, बेहतर मुस्तकबिल का नक्शा तो सभी खींच रहे हैं। लेकिन सज्जाद हुसैन जैसे बहुत से नौजवान ये जानने के मुंतजिर हैं कि उनका वोट मांगने वाले उनकी सलाहियतों को अमली तौर पर बरूएकार लाने को कैसे यकीनी बनाएंगे। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अच्छा, पाकिस्तान में जो भी नई हुकूमत आती है उसके ऊपर खारजा पॉलिसी के लिहाज से एक तो चैलेंज उसके सामने सबसे बड़ा यही है कि वो रीजनल सिक्योरिटी स्पेस को किस तरह से मैनेज करती है। लेकिन दूसरा इशू ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंद अनासर हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, बिकॉज उससे भी बाकी दुनिया क्यों लेगी ऑफ कोर्स कि पाकिस्तान कितना कमिटेड है इस हवाले से। इस बार हम इलेक्शंस में देख रहे हैं कि जो इंतहा पसंद या फिर कलदन तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं बड़ी तादाद में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। PMLN के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि वो चाहते हैं कि ऐसे जो अनासर हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स के ज़रिए, और ये जनरली भी हम नैरेटिव सुन रहे हैं। क्या ये एक हेल्दी तरीका है इनको मेन स्ट्रीम में लाने का कि इनको इलेक्शंस का हिस्सा बनने दिया गया? इससे क्या इंप्रेशन मिल रहा है वाशिंगटन को? मीनिंग कि ये जो आउटफिट्स है, देखिए ये इम्प्रेशन तो अच्छा नहीं है, बट एक तो इम्प्रेशन इधर आप इम्प्रेशन की देखो या हकीकत देखो। तो हकीकत जो है ये फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी बन गई है, इनको मेन स्ट्रीम में और कोई आपको पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिला, आपको मैन्यूवर नहीं कर पाए, इनको मेन स्ट्रीम में लाए। ये किधर से भी देखे तो इसका ऑप्टिक्स अच्छा नहीं दिखता है, इसका ये आप इसको ये मेन स्ट्रीम में लाओगे तो आप इसको लेजिटिमाइज करेंगे, मगर आपके पास और क्या चॉइसेस है इसके अलावा? आप बताइए मोहित, और क्या चॉइसेस हैं? खासतौर पे FATF की ग्रे लिस्ट में है इस वक्त पाकिस्तान। देखिए, भारत की बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान को अगर हल इसका तलाश करना है तो देखिए मगरबी दुनिया या दुनिया इस वक्त ये चाहती है कि ये एक्टर्स जो हैं किसी ना किसी तरह न्यूट्रलाइज हो, एलिमिनेट हो। फ़ौजी कार्रवाई करके आप इन सारों को ख़त्म नहीं कर सकते, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। अब आपने उनको किसी तरह किसी और तरीके से उनकी जो एक वायलेंट स्ट्रीक है, जिस तरह वो दहशतगर्दी का मामला है, या वो ख़त्म करना है या उनसे ताल्लुक़ उनका तोड़ना है, तो मेन स्ट्रीमिंग का प्रोसेस ही मुमालिक अपनाते हैं। मसला सिर्फ ये है कि अगर आप मेन स्ट्रीम कर रहे हैं तो कोई ऐसी भी फिर अलामत होनी चाहिए जिससे ये लगे कि ये लोग तैयार हैं अपनी वो दहशतगर्दी वाला जो मामला या कोई ऐसी वायलेंस वाला मामला उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये दोनों साथ साथ चलने, मेन स्ट्रीम भी करना है और उनको उस तरफ से आमादा करना है या उनको कोई ना कोई उनसे एग्रीमेंट करना है कि वो मामले जो कलअदम तंजीमों के उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा और नहीं रहेगा अगर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे। लेकिन आखिरकार आपको मेन स्ट्रीम ही करना है, जंग लड़के ये तमाम जो हैं अनासर ख़त्म नहीं हो सकते। एक आखिरी बात ये कि पाकिस्तान को एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है। आप इंप्रेशन की बात कर रही हैं, पाकिस्तान को पब्लिक डिप्लोमेसी जो है उनको यहाँ बताना ज़रूर पड़ेगा कि क्यों और किस तरह ये मामला आगे चले, इन मामलों को हैंडल किया जाएगा। और यहाँ पे वक्त की कमी की वजह से हमें अपना आज का शो ख़त्म करना होगा। मोहित यूसुफ और भरत गोपाल स्वामी, आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि वोट देना आपका हक है और आपका फ़र्ज़ भी। कल ज़रूर वोट डालिएगा, इस पर आपका और आपके बच्चों और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल इन्हिसार करता है। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।